और चलिए अब बुलेटिन में रुक करेंगे युद्ध भूमि का और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब केवल दो देशों का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक शांति, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव अब और तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने लगातार 7वीं रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के मकसद से फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों के जरिए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमलों में पुलों, ऊर्जा ढांचे और ईरान के चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम चाबहार पोर्ट भी हमले की चपेट में आ गया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके विकास में भारत ने निवेश किया है और इसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL कर रही है। यही बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है। उधर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने हवाई अभियान का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान के तटीय क्षेत्रों या फिर द्वीपों पर संभावित जमीनी अभियान समेत सभी सैन्य विकल्प खुले हैं। तो सभी सैन्य विकल्प खुले, ये उन्होंने कहा है। अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये कि अमेरिका का ईरान पर ये 7वें दिन भी हमले लगातार जारी हैं और हमले काफी तेजी के साथ अब बहुत हद तक बहुत सारे इलाकों को कवर करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। अनुज सर, लगातार हालात गंभीर होते जा रहे हैं और अब संकट जो है ऊर्जा का, जो पहले भी एक विषय था चिंता का, अब भी बना हुआ है, लेकिन अब ज्यादा चिंता सता रही है क्योंकि अब अमेरिका ने यह ठान लिया है कि हमें तो केवल हथियारों से ही, सैन्य शक्ति से ही ईरान को झुकाना है। तो क्या ईरान की रणनीति आगे की हो सकती है? लगातार ये सिलसिला हम 7 दिन से देख रहे हैं। अब जय हिंद पिंकी, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है कि अमेरिका इस बात को समझता है कि इवेंचुअली अगर कोई इसका सोल्यूशन निकालना है तो वो सोल्यूशन कूटनीति से ही निकलेगा और उसको बातचीत के टेबल पर ही इस चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है और ये दोनों समझते हैं, न केवल अमेरिका, ईरान भी इस बात को समझता है। लेकिन जो हमलों में तेजी लाई जा रही है वो इसलिए लाई जा रही है क्योंकि कल भी ये बात हो रही थी कि वहां पर ईरान के ऊपर और अधिक आर्थिक दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि मिलिटरीली आपने इतना ईरान को तहस नहस कर दिया, उसके बावजूद वो नहीं झुका। तो उनको ये क्लियर है कि अब ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव बढ़ाया जाए। आर्थिक रूप से दबाव कैसे बढ़ेगा? हर वो पोर्ट फैसिलिटी, हर वो चीज जहां से कि उनका व्यापार या तो नियंत्रित होता है या वहां पर उनके व्यापार करने के लिए लॉजिस्टिकल हब्स और नोड्स बने हुए हैं, उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। चाबहार पे हमले होने की वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ईरान का खुद का जो लगभग 80-90% जो व्यापार है वो हॉर्मुज से प्रभावित होता है, लेकिन कुछ हिस्से हॉर्मुज के बाहर हैं और कुछ पोर्ट से, चाबहार पोर्ट है वो हॉर्मुज के जद से बाहर है, तो उसके ऊपर अब हमले किए जा रहे हैं ताकि उसका भी प्रयोग करके ईरान अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे ना बढ़ा पाए। दूसरी चीज जो है, अमेरिका का दूसरा उद्देश्य है कि वो प्रयास करेंगे कि जब भी बातचीत की टेबल पर आए तो उनका एक अपर हैंड हो, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में वो आ जाएं। तो इस वजह से इन्होंने 7 दिनों से लगातार ईरान के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। ईरान का जो पलटवार है उसकी खासियत आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ईरान ने आज तक कभी भी डायरेक्टली अमेरिका के मैरिटाइम एसेट्स के ऊपर कोई हमले नहीं किए।
ईरान के जो आसपास अमेरिका के जो युद्धपोत लगे हुए हैं, वो तमाम युद्धपोत, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, या त्रिपोली हो, या कुछ भी हो, वो सब किसी ना किसी ईरान की छोटी बड़ी रेंज वाली मिसाइल की जद में है। बावजूद उसके एक भी मिसाइल उस तरफ मुझे लगता नहीं कि फायर की गई है। उसकी भी एक खास वजह है कि ईरान भी ये समझता है कि इसको ठीक है। पूरी तरह से फ्लेयर अप करके फुल ठीक फ्लेजेड है। वॉर में कन्वर्ट ना किया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये कोशिश भी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है कि पूरी तरीके से वॉर में ये कन्वर्ट ना हो, इसीलिए फूक फूक कर कदम। देखिए, ईरान पहले मानने को तैयार नहीं था और अब इस तरीके से सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं, अपने बचाव के लिए भी और बदले की कार्रवाई करने के लिए भी। ये बड़ी बात है। देवनाथ सर, लगातार जो हम देख पा रहे हैं सिलसिला हमलों का, ऐसे में अमेरिका तो पूरी तरीके से अब हो चुका है कि हम तो सैन्य ताकत से अब झुका कर मानेंगे ईरान को, लेकिन ईरान अब एक कदम पीछे नजर आ रहा है, अमेरिका एक कदम आगे नजर आ रहा है। जबकि कुछ दिन पहले ईरान आगे था जब MOU दस्तखत हुए थे, और अमेरिका जो है वो एक कदम पीछे था। तो फिलहाल आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ नजर आ सकता है? क्या यूं ही सिलसिला चलता रहेगा, या फिर वाकई में अब ईरान समझेगा, उसकी जो मानसिकता है उसमें कुछ बदलाव इन हमलों के बाद देखी जाए? पिंकी जी, ईरान को एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है और भविष्य में समझेगा कि वह इस युद्ध को जीत नहीं सकता है। हाँ, ईरान को एक चीज मालूम है कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज में काफी छोटे छोटे हमले कर सकता है, जो कि वो भविष्य में भी करता रहेगा। मिलिट्री तौर पर अमेरिका की नेवी, अमेरिका की एयरफोर्स वहाँ पर पूरी तरह से ईरान के ऊपर हावी है। तो जब भी चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितनी मात्रा में चाहें वो बॉम्बिंग कर सकते हैं बिना रोक टोक के। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स अब पूरी तरह से या तो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं या उनके पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल खत्म हो गए हैं। शुरुआती दौर में ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास रशिया द्वारा दिए गए S-300 मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और चाइनीज PLA एयरफोर्स द्वारा दिए गए HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल एकदम नहीं के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है या तो इन मिसाइल सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने बॉम्बिंग करके, या ईरान के पास अब इंटरसेप्टर्स मिसाइल खत्म हो गई हैं और रिप्लेसमेंट की जो खेप है वो ना तो रशिया से ना चीन से आ रही है। क्या ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बातचीत के बगैर छोड़ देगा? सवाल ही नहीं उठता। एक ही तरीका है ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ेगा, वो है अगर अमेरिका बातचीत के द्वारा एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करता है, एक समझौता साइन करता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ईरान चाहे कितना भी कमजोर हो जाए, लेकिन उसको महज 2 बोट्स और 4 वॉलंटियर चाहिए, 4 मशीन गन के साथ, AK-47 के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उत्पात मचाने के लिए। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ उत्पात का। हम एक पैरेलल ले सकते हैं सोमालियन समुद्री डाकुओं से। देखिए, 2018 से लेके 2023 तक 4.5 साल का समय था जब सोमालिया के तट पर सोमालिया के जो जलदस्यु थे उन्होंने उत्पात मचाया हुआ था। अमेरिका की नेवी ने यूरोप के 14 देशों की नेवी के साथ वहां पे डिप्लॉयमेंट की, उनको रोक नहीं पाए। इंडियन नेवी भी वहां पर 2-2 वॉरशिप डिप्लॉय किए। हाँ, अमेरिका ने हमें कहा था कि हमारी इंडियन नेवी के शिप्स जो हैं अमेरिकन कंट्रोल में काम करने हैं, हमने मना कर दिया। लेकिन सोमालिया के जो समुद्री डाकू थे वो काबू में नहीं आए। ऐसा ही बिल्कुल कुछ सही कह रहे हैं सर आप। और ये सिचुएशन जो है बिल्कुल इतना आसान नहीं है इस तरीके से काबू पाना। और चलिए, युद्ध भूमि से जुड़ी अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। कतर, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान ने बहरीन में भी अमेरिकी ठिकानों पर कई हमले किए हैं। ईरान ने ड्रोन हमलों का फुटेज भी जारी किया। ईरान ने इन ड्रोन हमलों की तस्वीरें भी साझा की हैं और लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमेनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी
बेस को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी बेस को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। ये मुस्तफा खamenei ने कहा है। हालांकि मुस्तफा खamenei अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके बयान जरूर सामने आते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान ईरान द्वारा किए गए हमलों की कतर ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बहरीन, कुवैत और अपने क्षेत्र पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की जा रही है। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये कहा जा रहा है। हालांकि यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया था कि जमीन को इस्तेमाल करने देंगे तो हमले भी होंगे, और हमले हम वैसे करना नहीं चाहते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, आपके पास आना चाहूंगी। मुस्तफा खamenei अभी तक सामने नहीं आए हैं, किसी ने उनको देखा नहीं है। जब से वो पहला हमला हुआ था, फ्रंट लाइन को ख़त्म किया था, मुस्तफा खamenei को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उनके बयान वक्त वक्त पर अब सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं वो सब जल्द से जल्द बंद होने चाहिए, ये उन्होंने बयान दिया। पिंकी, देखिए, मुस्तफा खamenei की जहां तक सवाल है, या तो इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, क्योंकि एक बार भी वो दिखाई नहीं दिए हैं। अपने पिता की अंतिम यात्रा तक में वो नहीं आ पाए थे। तो एक चीज साफ मुझे नजर आ रही है कि या तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, या शायद वो नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है पिंकी, कि मुस्तफा खamenei और IRGC, इनकी विचारधारा वही जिहादी मानसिकता है, और वो किसी भी कीमत पर जो दो इनके फंडामेंटल इश्यूज हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और ये जो बार बार समय समय पर बयानात आ रहे हैं मुस्तफा खamenei के, हो सकता है उनके अपने बयान हो, या ये भी हो सकता है कि IRGC उन बयानों का फायदा लेकर के या उन बयानों को जारी करके अपनी गिरफ्त ईरान में बनाए रखना चाहती है। एक बात बहुत साफ तौर पे नजर आ रही है कि जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा एसेंडेंसी नजर आई थी, थोड़ा उठती हुई नजर आई थी जब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। क्योंकि ये लग रहा था कि ईरान के जो राजनीतिक जो लीडरशिप है वो, जो कि शायद थोड़ी सी माइल्ड या थोड़ी सी इस प्रकार की है, जो कि बदले की भावना और ये इस पर पूरी तरह से आश्रित नहीं है, वो कहीं ना कहीं एसेंडेंसी में आती हुई नजर आई थी। उसका भी बहुत लोगों ने ईरान में विरोध किया था कि किसी भी प्रकार की बातचीत या कोई चीज नहीं हो। एक लाइन और प्लीज। तो अब मुझे लगता है कि IRGC उसका लाभ उठा करके दोबारा अपनी गिरफ्त, जो कि ऑलरेडी है, उसको बढ़ाना चाहती है। ठीक है। देवनाथ सर, मुस्तफा खamenei को लेकर आपको क्या लग रहा है? बयान सामने आ रहे हैं अब तो काफी कम समय के अंतराल में ही। हाँ पिंकी जी, मुस्तफा खamenei को ढूंढने के लिए कई देशों की पुलिस लगी है, फिल्मी डायलॉग है। मोसाद ढूंढ रही है, CIA ढूंढ रही है, ब्रिटेन की MI6 ढूंढ रही है, शिन बेट भी बहुत कोशिश कर रही है। ये लोग कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि मुस्तफा कहाँ छुपे हैं उसका अंदाजा लग जाए। इसके लिए इन्होंने काफी सारे टेक्निकल सर्वेलेंस लगाए हुए हैं, सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहे हैं। बीच में खबर आई थी कि ईरान की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लिया है इजरायली हैकर्स ने, इजरायली मिलिट्री के जो हैकर्स हैं उन्होंने, और वो उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जब एक रशियन Tu-214 तेहरान में लैंड किया, तो ऐसी धारणा पश्चिमी मीडिया ने लगाई कि मुस्तफा खamenei शायद उस Tu-214 में आए गए। एक और धारणा है कि एक और धारणा ऐसी है कि शायद मुस्तफा खamenei जो हैं। ठीक है देवनाथ सर, मैं यहाँ पर आपको माफी के साथ एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। एक बार फिर मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन पाऊंगी।